वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में जाना जो कि क्लास सेवन्थ का पहला अध्याय था। इस वीडियो के अंदर क्लास सेवन्थ के दूसरे अध्याय जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। वीडियो नंबर 8 है, ये क्लास 8 आप कह सकते हैं आपके सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए जियोग्राफी का। हिस्ट्री और सिविक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसको आप देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की, कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट के बाहर नहीं है। कोई भी वीडियो देखना हो आप उसके पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको केवल चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। अगर आप चैनल पर आ जाते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करा करिए, वहाँ पर आपको चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर तो भाई ज़रूरी है, मैंडेटरी हो चुका है अब तो, ये करना ही है आपको, तभी तो भाई बात बनेगी। और सब्सक्राइब बिल्कुल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें डेफिनेटली जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए। सब्सक्राइबर नहीं, बेसिकली स्टूडेंट्स चाहिए हमारे को, लर्नर्स चाहिए, सीखने वाले व्यक्ति चाहिए जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए, विश्व के लिए। केवल उन लोगों की ज़रूरत है इस धरती पर, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है। यूजलेस व्यक्ति मत बनिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने का केवल ये मतलब नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमें कुछ कहते हैं ना उसको, गेम चेंजर्स चाहिए एकदम, जो गेम को चेंज करके रख दे एकदम। इस तरह के व्यक्ति चाहिए हमारे को, जो आप लोग से ही मिलेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी से बनेंगी, ठीक है। तो आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बनने की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो जिम्मेदारी को उठाइए और चलिए एक साथ मिल करके हम इस छोटे से सपने को हमारे पूरे करते हैं। और जिस दिन ये सपना पूरा हो जाएगा उस दिन हम सबकी जीत होगी, उस दिन की दुनिया अलग होगी। तो कोशिश है हमारी कि यही करें हम सबका मोटिव भी यही होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट है, आपको पता है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में। आज के बच्चे जो मोबाइल के आदी हो चुके हैं, जो टिकटॉक वगैरह और पता नहीं क्या शॉर्ट्स वगैरह के आदी हो चुके हैं, गेम्स के आदी हो चुके हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये गेम खिलाने के लिए आज़ादी नहीं दी गई थी, दोबारा गुलाम ना बनना हो, है ना। गुलामी उसी को नहीं कहते कि अंग्रेजी आके हम पे गुलामी कर लेंगे या हमें अपने अंडर में ले लेंगे, उसी को गुलामी नहीं कहते हैं। एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है ना, एक मृत व्यक्ति के समान होता है, समझे। अरस्तू ने बोला है ये बात, तो सच बात है भाई, गलत नहीं है, ये एजुकेशन जरूरी है। तो चलिए शुरू करेंगे हम इस अध्याय को, हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। चेंजिंग अर्थ, कुछ बातों को जानेंगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में समझिए कि भूपर्पटी पे एक खुला छेद होता है ये, जिससे पिघले हुए पदार्थ जो है अचानक बाहर निकलते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी कि भूकंप का जो, जहां पर भूकंप आरंभ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो भूकंप होता है, सॉरी ज्वालामुखी की बात हो रही है इसके अंदर। ज्वालामुखी तो भूकंप से ही बनता है बेसिकली, है ना। भूकंप आता है, फिर वो प्लेट जो है हिल जाती है, उसके बीच में पोर्स खाली हो जाते हैं और इसी पोर्स में से अचानक एक पिघला हुआ लावा निकलता है जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, समझ गए। हाँ, तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है वो जमीन के अंदर होता है, या जमीन के अंदर वो हिस्सा जहाँ पर भूकंप जो है वो शुरू होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र से भूकंप जब आगे की ओर बढ़ता है अपने भूमि सतह तक, तो भूमि सतह पर जहाँ पहुंचता है वो, उसको उसका अधिकेंद्र कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। भूकंप का जो मापन यंत्र है उसको भूकंप लेखी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप लेखी, ठीक है। इसके बाद है ज्वालामुखी के बाद मुख्य स्थलाकृतियां, यानी स्थल आकृतियों की बात हो रही है। तो पृथ्वी की सतह पर शेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, यानी कि वो टूट टूट के अलग होता है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, ठीक है। अपर्दन मतलब हो गया कि भाई पानी की वजह से अगर कोई चट्टान कट के अलग हो रही है, हवा की वजह से अलग हो रही है, या बर्फ की वजह से अलग हो रही है, उसको अपर्दन कहते हैं, टूट के अलग हो जाएगा वो। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जल प्रताप बनाती है, ठीक है। जल प्रताप नहीं, प्रपात बनाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़दार मार्ग को
या इन्हीं मोड़ों को, जो वो नदी मुड़ती है ना, जैसे नदी यहाँ से आई भाई बड़ी तेजी से आती है फिर अचानक ऐसे मुड़ जाती है, तो इस मोड़ को विसर्प कहते हैं। नदी के उत्कृष्ट तटों को तटबंध कहते हैं। जो एकदम तट पर पहुंच जाती है उसको क्या बोलते हैं, तटबंध कहते हैं। ठीक है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव जो है बिल्कुल धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी एक नदी जो पहाड़ से निकलती है जब, तो वो एकदम ऊंचाई से निकलती है, और कोई भी चीज ऊंचाई से नीचे की ओर आती है तो बड़ी स्पीड में आती है क्योंकि ग्रेविटेशन उसको खींचता है। तो धीरे धीरे जब वो मैदानी स्थान पे आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मान लीजिए समतल स्थान है, यहाँ पर वो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है विसर्प जिसको कहते हैं, यहाँ पर फिर आगे जाते जाते वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो फिर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ नदियों का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ इधर, ऐसे करते करते डिवाइड हो जाएगा, और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ये काफी ही स्लो हो जाती है। ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। तो नदी की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, इन्हीं विभाजन को वितरिका कहा जाता है। एक एक पॉइंट जो भी वर्ड आपने सुना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है समुद्री तरंग के कार्य। जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसका बेसिकली काम होता क्या है। देखिए नाव नहीं चलेगी फिर, समझे, बाकी समझिए। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियां बनाते हैं। यानी कि समुद्री तरंग से जितने भी अपर्दन होते हैं या चाहे निक्षेपण होते हैं, इससे जो तट है वहाँ का जो पोर्ट बनता है वहाँ पर आकृतियां बनती है अलग अलग। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिनसे जो है दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये जो बड़ी चौड़ी और बड़ी हो जाती है, ये जो दरारें हैं धीरे धीरे क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी और चौड़ी हो जाएंगी। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। जब बहुत चौड़ी हो जाएगी तो एक गुफा जैसी बन जाएगी, छेद हो जाएगा ना उसमें बीच में, उसको समुद्री गुफा कहेंगे। देखिए सवाल ऐसे बनेगा कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे आपको आंसर देना है कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं, आंसर दीजिए फटाफट नीचे कमेंट करके। आगे सुनिए। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें जो हैं वही बचती हैं। तो दो दीवार रह जाती है एक तरफ की, और बीच में से वो पूरा हिस्सा अलग हो जाता है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो एक वर्ड मिला आपको स्टैक, एक मिला तटीय मेहराब, और एक वर्ड आपको मिला यहाँ पर समुद्री गुफा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैदानी है, चट्टान इलाका है, यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक पत्थर रखा था, जब पानी इसमें से जाने लगा ना तो बीच में से इसने क्या करा, गुफा बना दी, इसको छेद कर दिया, है ना, पर टूटा नहीं है अभी, ये छेद कर दिया, यहाँ पर इतना एरिया छेद कर दिया इसका, तो ये गुफा बन गई। इसको कहते हैं समुद्री गुफा, जो समुद्र में समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण की वजह से बनता है। फिर क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा हो जाता है कि नीचे से ये पूरा काट देता है, यानी कि ये गुफा जो था ना, इसके ये निचला हिस्से को पूरा ये काट देता है, केवल ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है। इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस पूरे हिस्से को बीच में से भी अलग कर देता है, तो एक दीवार यहाँ की अलग रह जाती है और एक दीवार यहाँ की अलग रह जाती है। इसको बोलते हैं स्टैक। तीन वर्ड, तीन इंपॉर्टेंट सवाल। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। लगभग 5 से 7 ऐसे पॉइंट यहाँ चकाचक मिले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर एक भी आ गया ना, आपके नंबर पक्के हैं। अगर आपने सुन लिया, पढ़ लिया इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके बाद, समझे। हिमनद के कार्य। अब हिमनद क्या होता है, हिमनद बेसिकली होती क्या है, हिमानी बर्फ की नदियां। हिमानी क्या होता है भाई, बर्फ कहते हैं, एकदम जमी हुई बर्फ, इनकी नदियों को बोलते हैं हिमनद। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गौशालमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर सक देती है। अपरदित मतलब उसको तोड़ के अलग कर देती है, और गौशालमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद, अब ये अपर्दन निक्षेपण क्या है ये मैंने आगे ही बता दिया था आपको, ठीक है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गर्त मतलब गहराई का कोई पॉइंट हो जाता है, कोई गड्ढे की तरफ जो चीज चली जाती है उसको गर्त कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। तो झील वगैरह कैसे बनते हैं भाई, तो जब हिमनद जो है गर्तों का निर्माण करती है, और जब पर्वत से जो बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ पिघल करके बहेगी, और बहेगी तो गर्त के अंदर जाकर के वो जम जाएगी, क्योंकि गर्त बेसिकली गड्ढे को कहते हैं जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है। तो उसमें जाके जम जाती है, और चारों तरफ बर्फ और बीच में पानी, ऐसे हिस्से को क्या बोलते हैं, झील, ठीक है। ऐसे ही झील बनता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी जो है निक्षेपित में हो जाते हैं। निक्षेपित मतलब उसमें अलग अलग हो जाते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमतोड़ का निर्माण करती है। छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सुंदर झील या जो भी झील होते हैं ना वो किस प्रकार से बनते हैं। तो ये हिमनद के कार्य हैं। ऊपर हमने समुद्री तरंगों के कार्य पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पवन के कार्य, यानी कि हवा बेसिकली क्या काम करती है अपर्दन या निक्षेपण की क्रिया में। तो पूरा चैप्टर जो है ना वो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के ऊपर है, समझे।
है ना, पवन के कार्य यानी कि हवा बेसिकली क्या काम करती है। देखिए, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण के इसका जो है प्रमुख कारण है, कारक है, सॉरी, कारण या कारक जो भी कहिए। रेगिस्तान में हवा जो है उसकी वजह से अपरदन भी होता है और निक्षेपण भी होता है, क्योंकि रेगिस्तान में देखिए हिमनद नहीं हो सकता, है ना, बर्फ नहीं हो सकती, नदी नहीं है वहां पर, तो बचा क्या, हवा बची। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। अब ये सवाल बनेगा कि छत्रक शैल जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा आती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ियां बना देती हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो बेसिकली बालू टिब्बा क्या होता है, रेतों का एक पहाड़ी होती है जिसको बालू टिब्बा कहते हैं। यह बालू कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर लेके जा सकती है, मतलब यहाँ से उठा के काफी दूर वो लेके जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन से रिलेटेड आपको एक पॉइंट देखने को मिल गया और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो देखिए छोटा है, छोटा रखने का कारण है मेरा, वो मैं कारण कई बार बोल बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि वीडियो 5 मिनट की रहेगी, 2 मिनट की, कि 2 घंटे की। मतलब ये है कि वो 5 मिनट की वीडियो में कितना आपने टॉपिक देखा, समझा, सुना, समझे। और 2 घंटे की वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कहीं पता लगे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, सुनने में नहीं आ रहा, या आपके एग्जाम में वो चीज़ आई नहीं रही है फिर भी उसको सुन रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है ना। हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई एग्जाम के रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। अब वो चाहे चैप्टर वाइज अगर हम इसको अलग नहीं करते तो बहुत जल्दी भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई वीडियो जो है 5 ही मिनट में होनी चाहिए, फिर तो 1 घंटे की भी वीडियो बन जाएगी। मतलब वो नहीं है, मतलब ये है कि चैप्टर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है मकसद वो यही है कि हर एक को चैप्टर वाइज कर देंगे तो आपको ये पता रहेगा कि किस चैप्टर में मुझे डाउट है या किस चैप्टर को मुझे समझना है। आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो तो अवेलेबल ही है ना, वो तो आपसे नहीं ली जाएगी वापस, है कि नहीं। तो वीडियो आप सभी के लिए है, उसको देखिए, छोटी बड़ी से मत देखिए, ये देखिए कि कितना कंटेंट उसके अंदर क्लियर हो गया आपका। तो चैप्टर वाइज बनाए गए हैं, नोट्स की तरह बनाए गए हैं। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया कि आप कमेंट कर सकते हैं हमारे को, वहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है नोट्स ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो दोबारा याद दिला रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।